नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। JF लॉ क्लासेस में आप सभी का एक बार मैं फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जुड़ जाइए आप हमारे JF लॉ क्लासेस पर, जो आप सभी के लिए इंडियन पेनल कोड के निःशुल्क वीडियो लेक्चर लेकर आए हुए हैं। तो इन वीडियो लेक्चरों को आप सुनना ना भूलें। यह जो वीडियो लेक्चर हैं वो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, चाहे जो न्यायिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या आम व्यक्ति हो, सभी के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। और हमारी इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को जब आप देख रहे हैं तो आपको वीडियो को देखना है लास्ट तक, यानी आपको एंड तक वीडियो देखना है, जिससे आपको वीडियो अच्छे तरह से समझ में आ जाए। और वीडियो को आपको, यदि आपके पास हेडफोन है तो हेडफोन का उपयोग करें। पेन, कॉपी, बियर एक्ट, ये सभी चीज़ों को यदि आप लेकर बैठेंगे तो वीडियो को देखने का और सुनने का एक अपने आप में अलग ही आनंद आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कर लेने के बाद फिर आप वीडियो को सुनें। अब जो लोग नए जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए एक बात बता दूं कि आप देख रहे हैं पहला वीडियो, तो आपको क्या करना है, पहले करना है चैनल को सब्सक्राइब। और आप सोच रहे हैं कि हमको वीडियो भी देखना है, अब हमको वीडियो और जो पिछले वाले वीडियो वो कहाँ मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, JF लॉ क्लासेस की प्लेलिस्ट दी हुई है इंडियन पेनल कोड के नाम से। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको अभी तक के हमारे सारे वीडियो लेक्चर उपलब्ध मिल जाएंगे, सीरियल बाय सीरियल, यानी धाराओं की क्रमबद्ध तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे। अब समय बर्बाद ना करते हुए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। जिस प्रकार की आप जानते ही हैं कि ये इंडियन पेनल कोड का चैप्टर नंबर 17 मैंने आपको संक्षिप्त में बताया था, और 8-10 कैटेगरी मैंने आपको इसकी बताई थी, और आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में भी आ गया था। तो अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो उसमें से एक कैटेगरी या एक पार्ट को पढ़ेंगे। तो आज हम चोरी को पढ़ने जा रहे हैं। आज क्या पढ़ेंगे, हम चोरी के बारे में पढ़ेंगे कि चोरी के बारे में क्या क्या प्रावधान IPC के अंतर्गत दिए गए हैं, 378 से लेके 382 तक। अब मैं आपको लिए चलता हूं अपने टॉपिकों की ओर। ये रहा हमारा खाली पेज। अपन बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, चैप्टर नंबर 17 की, जो है हमारा किसके संबंध में, संपत्ति के विरुद्ध अपराध है। किसके विरुद्ध, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। 378 से लेकर 462 तक यह प्रावधान जाता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए जुड़े हुए हैं तो उनको थोड़ा समझ में आ जाए, और आपको डिटेल जो पढ़ना है तो आप पिछले वाले वीडियो लेक्चर को देख लें। और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है
378 से 382 तक के प्रावधान। ये जो प्रावधान दिए गए हैं वो दिए गए हैं चोरी के संबंध में। किसके संबंध में? चोरी के। अब चोरी को जो डिफाइन किया गया है वो किया गया है 378 के अंतर्गत और दंड है 379 में। ये चीज़ें आप दो सेक्शन आपको याद होना चाहिए हमेशा। अब चोरी क्या होती है इसके लिए अब हम देखते हैं, अपने बियर एक्ट पर आ जाएं। सभी लोग अपना अपना बियर एक्ट निकाल लें। चोरी के लिए हमको किन किन अवस्थाओं से गुजरना होगा इसके संबंध में आप कुछ चीज़ें देख लें कि कब हम चोरी कहेंगे। अरे क्या होगा भाई, एक मिनट। कब हम चोरी कहेंगे 378 में। तो ये लिखा है चोरी। आज हम इसको बात करने वाले। तो लैंग्वेज पे आ जाएं या फिर वैसे ही पढ़ लें। तो इसमें कह रहा है चोरी के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कितने व्यक्ति? दो व्यक्ति। चोरी के लिए दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अब आप सोच रहे हो कि दो व्यक्ति चोरी क्यों करेंगे, एक भी तो कर सकता है। अब इसमें क्या है, देखो दो व्यक्ति मैंने क्यों कहे हैं। एक तो जो चोरी करेगा, चोरी करने वाला। अब दूसरी जिसकी संपत्ति चुराई जाना है, जिसकी चोरी हुई। हो गए क्या नहीं? दो समझ में आ गया इतना आपको? ये दो व्यक्ति होना आवश्यक है। इतनी बात के लिए अब आती है आगे बात कि कोई जो चीज है वो किसी व्यक्ति के क्या होगी? कब्जे के अंतर्गत होगी। क्या होगी? कब्जे में। अब कब्जे में होगी तो चोरी आप ध्यान रखें कि चोरी किसकी कर सकता है? चोरी उस चीज की कर सकता है जिसको वो अपने साथ ले जा सकता है। यानी चोरी चल संपत्ति के संबंध में होती है। चोरी किसके संबंध में होती है? चल संपत्ति के संबंध में चोरी होती है। मैंने क्या कहा? एक कब्जा, दो व्यक्ति, तीन बातें हमने याद रखी। अब इसमें क्या है, कोई व्यक्ति चोरी करता है या किसी संपत्ति को हटाता है तो वो हटाता है बेईमानी से। कैसे? बेईमानी से हटाता है। और जब हटाना है तो उस व्यक्ति की सहमति नहीं होती कि तुम मेरी संपत्ति को हटा लो। कैसे? सम्मति के बिना। सम्मति के बिना यानी जिस व्यक्ति के कब्जे में से संपत्ति को हटाई गई है, वो जिसकी वह संपत्ति है उस व्यक्ति की सहमति के बिना हटाई गई है। इतनी बात क्लियर। तो आपको अब मैं आपको बताता हूं कि चोरी की डेफिनेशन किस प्रकार को होती है। जैसा कि मैंने बताया कि दो व्यक्ति होना चाहिए। एक जो चोरी कर रहा है वो, एक जिसकी संपत्ति चुराई जा रही है। किसी भी अपराध के लिए दो व्यक्तियों का तो होना आवश्यक है। एक जिसके प्रति अपराध हो रहा है, एक जो अपराध कर रहा है। दो पक्षकार होंगे तभी अपराध बनेगा। अब क्या होता है, कुछ अपवाद है जो स्वयं के विरुद्ध भी अकेले की उसमें भी होता है, जैसे आत्महत्या का प्रयत्न। तो मैंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी जंगम संपत्ति को, किसको?
जंगम संपत्ति कहते हैं जिस संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो जंगम संपत्ति को उस व्यक्ति के कब्जे में से जिसके कब्जे में वह संपत्ति है, उस व्यक्ति की सहमति के बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेईमानी के आस से ले जाता है, तो ये चोरी कहलाती है। अब आपको चोरी की परिभाषा याद हो गई होगी। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में से उसकी सहमति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी के आस से हटाता है, तो ये चोरी कहलाती है। इतना आप लिख लें। बीआर एक्ट की लैंग्वेज दी गई है, आप ये लिख लें शॉर्ट में। अब चोरी के संबंध में आते हैं हमारे 5 स्पष्टीकरण। कितने स्पष्टीकरण? 5। तो 5 स्पष्टीकरणों को हमको पढ़ना है बारी बारी से, एक साथ नहीं पढ़ना है, सभी को अलग अलग तरीके से पढ़ना है। स्पष्टीकरण कितने हैं? कुल 5। 5 स्पष्टीकरण हमारे दिए गए। इस स्पष्टीकरण कुल कितने हैं? 5। अब मैं आपसे बात करता हूं पहले वाले स्पष्टीकरण की कि पहला वाला स्पष्टीकरण क्या कहता है। तो पहला स्पष्टीकरण कहता है कि जब तक कोई भूबद्ध, मान लीजिए कोई वस्तु है, आप मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है और ये क्या है? भूमि से जकड़ी हुई है। जकड़ी यानी इसको भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता है, तो ये चल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती, या फिर हम कह सकते हैं ये जंगम संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती। अब मान लीजिए जैसे ही इसको अलग किया जाता है, मान लो कोई ऐसी संपत्ति है जिसको भूमि से अलग किया जा सकता है, यानी जमीन से पृथक किया जा सकता है, तो वो चल संपत्ति मानी जाएगी और उसकी चोरी हो सकती है। उदाहरण के लिए अपन इसमें लिख सकते हैं वृक्ष। वृक्ष पेड़ एक ही बात है। तो इस परिस्थिति में हमारा पहला वाला उदाहरण दिया गया है। अब पढ़ते हैं हम दूसरे वाले उदाहरण की ओर। दूसरे वाले जो स्पष्टीकरण है उसमें बताया जा रहा है कि जो उसी कार्य को किया गया है, हटाने की बात बताई गई कि हम कब कहें कि कोई चीज़ हटाई गई। तो पृथक की, जैसे ही पृथक किया, मान लो ये वस्तु है और इसको पृथक जैसे ही किया तो ऐसा माना जाएगा कि ये हटाना हुआ है। क्या किया गया है? पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, या फिर जो एक ही चीज से जुड़ी हुई है उस चीज को बीच में से काट देना। ये पृथक होगा। इसके दो भाग, एक भाग ये हुआ, एक हुआ, ये पृथक पृथक हो गया, यानी हटा दे। अब आते हम अपने तीसरे वाले स्पष्टीकरण पर। तीसरा वाला जो स्पष्टीकरण है वो क्या बोलता है कि कोई व्यक्ति किसी चीज को हटाना कार्य जब कहा जाएगा जब वह बाधा को हटाता है। मान लीजिए कोई बाधा है, उसको हटाता है या उस चीज को हटाने से रोके, तो उस दूसरी चीज को पृथक रूप से हटाया जाता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, यानी एक चीज को दूसरी जगह से हटाया जा रहा है। अब इसका जो चौथा स्पष्टीकरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण है, याद रखने योग्य। पहला स्पष्टीकरण, दूसरा और चौथा। तीसरा इतना खास नहीं है, आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं भी आ जाए तो भी ठीक है।
चौथा ये कहता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति ने किसी ऐसे साधनों के द्वारा किसी जीव जंतु को हटाने के लिए ऐसा प्रयत्न किया या ऐसी कोई चीज डाली जिसके परिणाम स्वरूप वह जीव जंतु उस व्यक्ति के पीछे चला गया। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इस व्यक्ति ने, ये एक व्यक्ति है, चौथा स्पष्टीकरण बता रहा हूं आपको समझना। ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति है एक बी। ये दोनों व्यक्ति हैं। बी के पास है मान लीजिए बिल्ली है, बी के पास है बिल्ली। अब ए को बिल्ली क्या हुई, पसंद आ गई। ए को बिल्ली पसंद आ गई तो ये ने क्या किया, एक मांस की हड्डी को लेकर, ये ने क्या किया, उदाहरण समझा रहा हूं आप समझ जाओगे। मांस की हड्डी को लेकर बिल्ली को दिखाते हुए, ललचाते हुए ले जा रहा है या डालते हुए आ रहा है, और बिल्ली बी के पीछा छोड़ते हुए ए के पीछे चली गई। किसके पीछे चली गई, ए के। जब बिल्ली ए के पीछे चली गई तो उस दिशा में चौथे वाले स्पष्टीकरण के अंतर्गत इसको चोरी माना गया। ये कहा गया यदि कोई व्यक्ति ऐसा कार्य भी करता है, ललचाने वाली कोई चीज डालता है, तो ये चोरी के अंतर्गत मानी जाती है। तो अब आपको चौथा स्पष्टीकरण समझ में आ गया होगा। अब है पांचवा स्पष्टीकरण की परिभाषा में सहमति। अब देखो पांचवें स्पष्टीकरण में बोला गया है कि जो सहमति है वो दो प्रकार से होती है। सम्मति, एक तो अभिव्यक्त रूप से और दूसरी विवक्षित रूप से। दो प्रकार से संपत्ति होती है, एक एक्सप्रेस, एक वो। अब देखना दोनों में अंतर क्या है। अब जो अभिव्यक्त जो सहमति होती है वो होती है कि बोल के द्वारा, यानी डायरेक्टली बोल दिया गया कोई समझ नहीं। और दूसरी जो एक्सप्रेस होती है, एक्सप्रेस इम्प्लाई, जो दूसरी होती है ना विवक्षित, उसको मतलब कहते हैं कि वो अपने किन्हीं साधनों के द्वारा ऐसा लगता है कि ये सहमति मान ली गई है, तो ये इसके अंतर्गत आता है। अब हमारे सारे स्पष्टीकरण समाप्त हुए कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, और हमने सारे 378 जो है उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ा। अब मैं आपको आज इसके उदाहरण नहीं बताऊंगा। आज 378 के मैं उदाहरण ना बताते हुए मैं आज आपको बताता हूं इसके लिए पनिशमेंट, क्योंकि कल हम सिर्फ उदाहरण देखेंगे। तो इसके लिए जो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने चोरी कर ली, अब चोरी कर ली तो भाई चोरी के लिए पनिशमेंट कहाँ है भाई? पनिशमेंट तो बताएं हमको, ये तो आपने बता दिया कि चोरी क्या होती है। तो पनिशमेंट दिया गया हमारा 379 के अंतर्गत। कितना पनिशमेंट है? दोनों में से किसी भी भांति का कारावास होगा जो कि 3 वर्ष तक हो सकेगा। कितने साल? 3 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से दंडित किया जाएगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो ये हमारे चोरी के लिए दंड है। अब हमारे पास 3 सेक्शन और हैं, यानी चोरी के संबंध में 5 सेक्शन हैं। कल हम सारे उदाहरण पढ़ेंगे। तो 5 में अब मैं आपको लिखा रहा हूँ 3 सेक्शनों, 380, 381 और 382। इनको अब आप थोड़ा समय लें, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं। कीवर्ड की बात करूं तो ये है 380 निवास गृह में चोरी। निवास गृह में चोरी। ये है लिपिक या सेवक के कब्जे से चोरी।
लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से चोरी, और ए है तैयारी के पश्चात चोरी, तैयारी के पश्चात, यानी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए चोरी की गई है। तो निवास गृह में चोरी, अब निवास गृह के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो निवास गृह के अंतर्गत आता है हमारा निर्माण, तंबू, जलयान, 3 चीज़ें हमारी निवास गृह के अंतर्गत इन्होंने बताई। और उसके लिए पनिशमेंट आपको याद हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा है लेखक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से चोरी करना। लेखक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे से चोरी करना, तो ये 381 के अंतर्गत दंडनीय माना जाता है। अब मान लीजिए 382 जो कहती है वो कहती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऐसा देखा कि जो मुझे चोरी करना है वो बिल्कुल तैयारी के साथ गया है, यदि ऐसा लगता है कि बीच में कोई बाधा आती है तो उस बाधा को हटाने के लिए अपने पास सारे हथियारों को वह रखता है, ये तैयारी के पश्चात तो चोरी आती है। तो आज का जो हमारा सेशन है चोरी का, लगभग उदाहरणों को छोड़कर सभी समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो जो आज का है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है, कल हम इसके उदाहरण देखेंगे, सारे उदाहरणों को हम कल कवर करेंगे। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों से मैं फिर एक बार कहूँगा कि आप पिछले वाले वीडियो को देखें। JF लॉ क्लासेस पर इंडियन पेनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट, तो इसमें आपको सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। आप सभी ने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त।